हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं जितेंद्र कुमार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है ये किसे कहते हैं? ये प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा, या इसी को कहते हैं दर्शन, और इसी को कहते हैं कुंजी। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, इसको संविधान की आत्मा, दर्शन, कुंजी भी कहते हैं। इसको आत्मा या दर्शन क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। आप जब भी कोई पुस्तक खोलते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट की हो या अन्य गाइडें हो, तो क्या खोलते ही पहले ही पृष्ठ पर पहला अध्याय शुरू हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि उससे पहला अध्याय जो शुरू होता है उससे पहले कुछ इंडेक्स दिए होते हैं और उनसे भी पहले भूमिका लिखी होती है। और उस भूमिका के अंदर राइटर क्या करता है? ये लिखता है कि ये पुस्तक लिखने का क्या उद्देश्य है, इसमें आपको आगे क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे, आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब पुस्तक का जो सार होता है वो संक्षेप में कहाँ दर्शा दिया जाता है? भूमिका के अंदर दर्शा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो संविधान है वो भी क्या है? एक पुस्तक ही है। क्या है? एक पुस्तक है। ठीक है, तो जब हम संविधान को खोलते हैं तो सबसे पहले एक भूमिका लिखी होती है जिसको हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ये जो भूमिका होती है इसके अंदर आगे इस संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या नियम बताए गए हैं, उनका संक्षेप में सार लिखा होता है। यानी प्रस्तावना को पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे संविधान में किस किस चीजों का प्रावधान किया गया है, कौन कौन से नियम रूल्स बनाए गए हैं। तो ये जो प्रस्तावना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आता है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। यानी प्रस्तावना, जिसको संविधान की आत्मा, दर्शन या कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को आत्मा इसलिए कहा जाता है, दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि हमारे संविधान में कौन कौन सी बातों का प्रावधान किया गया है, कौन कौन से नियम रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। इसको उद्देशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उससे ये काफी प्रभावित है। हमारी प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो था उससे काफी प्रभावित है, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को हमारी जो संविधान सभा थी उसके सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था। इसके अंदर ये स्वतंत्र भारत के संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन मूल आदर्शों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बताया गया था? स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यानी एक ऐसी फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके आधार पर संविधान का कार्य
आगे बढ़ना था। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। और ये जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था। यानी इस दिन तो संविधान सभा के समक्ष रखा था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा ने पारित कर दिया। दोस्तों ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इस उद्देश्य प्रस्ताव से हमारी प्रस्तावना है वो काफी प्रभावित रही है, इसलिए इसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, इसलिए प्रस्तावना का जो दार्शनिक जनक है वो भी कौन कहलाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलाता है। यानी प्रस्तावना का दार्शनिक जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है इनको प्रस्तावना का दार्शनिक जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए कि संविधान की आत्मा, संविधान का दर्शन, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी या उससे काफी प्रभावित थी। और प्रस्तावना का दार्शनिक जनक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि विश्व के अंदर किस देश का संविधान पहला संविधान है जो जिसके अंदर प्रस्तावना थी। यानी विश्व का प्रथम प्रस्तावना युक्त संविधान, विश्व का प्रथम प्रस्तावना युक्त संविधान जो था वो था अमेरिका का। दोस्तों अमेरिका का ही संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसमें प्रस्तावना थी, प्रस्तावना का उल्लेख था। इससे पहले किसी भी संविधान, किसी भी देश के संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया गया। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम संविधान है जिसके अंदर प्रस्तावना लिखी गई है, उल्लेख किया गया है। तो हम अब क्वेश्चन आता है कि भारत ने ये जो प्रस्तावना की जो अवधारणा है ये किस देश के संविधान से ग्रहण की है? तो ये अमेरिका का ही देश है। अमेरिका ही देश है जिसके संविधान से ये प्रस्तावना की अवधारणा भारत ने ग्रहण की है। यानी भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया? अमेरिका के संविधान से। यानी विश्व का पहला प्रस्तावना युक्त संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान है और भारत ने जो प्रस्तावना की अवधारणा ग्रहण की है वो भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहला, ये तो बात होगी संविधान की कि किस देश का संविधान प्रस्तावना युक्त था पहला। अब बात आती है अधिनियम की, एक्ट की। यानी ऐसा कौन सा एक्ट है या अधिनियम है जो प्रस्तावना युक्त था? तो प्रथम प्रस्तावना युक्त अधिनियम। अगर प्रथम प्रस्तावना युक्त अधिनियम पूछा जाए तो बताना है भारत शासन
अधिनियम 1919। ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, ये पहला अधिनियम एक्ट या कानून है जो प्रस्तावना युक्त था। अब अमेरिका का संविधान पहला संविधान है विश्व का जो प्रस्तावना युक्त था। तो यहां से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि विश्व का पहला राष्ट्र जिसका संविधान प्रस्तावना युक्त है, तो अमेरिका ही ऐसा राष्ट्र है जिसका जो संविधान है वो प्रस्तावना युक्त है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि भारत ने ये प्रस्तावना की जो अवधारणा है ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, तो इसका जवाब आएगा अमेरिका के संविधान से। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्रथम प्रस्तावना युक्त अधिनियम कौन सा है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है ये प्रथम प्रस्तावना युक्त अधिनियम है। अब बात करते हैं कि भारत ने ये जो प्रस्तावना की अवधारणा है ये तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है, लेकिन ये जो प्रस्तावना की भाषा जो है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण की है, तो यहां पे जवाब आएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की अवधारणा तो अमेरिका के संविधान से भारत ने ग्रहण की है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, ये जो भाषा है वो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। दोस्तों यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले बना था कि संविधान की आत्मा, दर्शन या कुंजी किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। दूसरा ये बना था कि ये जो प्रस्तावना है वो कौन से प्रस्ताव पर आधारित है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना था कि विश्व का प्रथम प्रस्तावना युक्त संविधान कौन सा है, तो अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का प्रथम प्रस्तावना युक्त संविधान है। भारत ने प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ग्रहण की है, तो यहाँ जवाब आएगा अमेरिका के संविधान से। प्रथम प्रस्तावना युक्त अधिनियम कौन सा है, तो यहाँ पे जवाब मिलेगा भारत शासन अधिनियम 1919। अगली बात आती है कि भारत ने प्रस्तावना की भाषा जो है वो किस देश से ग्रहण की है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ग्रहण की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि हमारी ये जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की ये जो प्रस्तावना है, इसके अंदर अभी तक कितनी बार संशोधन किए जा सके। अगर संशोधन की बात आई तो ये हमारे भारतीय संविधान की ये जो प्रस्तावना है इसमें अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? केवल एक बार, और वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर हुआ था यह संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है इसके अंदर पहली बार संशोधन हुआ है, और एक बार ही आज तक इसके अंदर संशोधन हुआ है। इस संविधान संशोधन के द्वारा ये जो प्रस्तावना है इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन से वो 3 शब्द है वो देखते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, उस समय इस प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था और प्रस्तावना के अंदर ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अंदर अभी तक कितनी बार संविधान संशोधन किया गया है, तो इसका जवाब मिलेगा 1 बार अभी तक संविधान संशोधन हुआ है। प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 1976 में किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना के अंदर कितने नए शब्द जोड़े गए? तो 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। हम जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है एकता और अखंडता, इनको हम एक साथ ही पढ़ते हैं। नॉर्मली भाषा के अंदर क्या करते हैं? एकता और अखंडता बनाए रखेंगे, देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, इस प्रकार से एक साथ ही पढ़ते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर अंतर है। ये जो एकता शब्द था ये तो प्रस्तावना के अंदर शुरू से ही जुड़ा हुआ था। ये जो अखंडता शब्द है केवल इसको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। केवल अखंडता शब्द हो, एकता अगर साथ में हो तो उसको मत कर देना। तो हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, इसके अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा केवल एक बार अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है और ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो हमारी प्रस्तावना है, क्या इसके अंदर फ्रांस की क्रांति का नारा उल्लेखित है? फ्रांस की क्रांति के नारे का उल्लेख किया गया है? ऐसे क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। तो इसका जवाब यही नहीं होता है कि जी हाँ, हमारी जो प्रस्तावना है इसके अंदर फ्रांस की जो क्रांति है उसका नारा उल्लेखित है। कैसे है देखते हैं। देखो दोस्तों, फ्रांस की जो क्रांति थी उसका नारा था फ्रांस की क्रांति का नारा। फ्रांस की क्रांति का नारा नॉर्मली आप जानते हैं कि उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति मई 1789 में शुरू हुई थी और 1799 तक चली थी। उस फ्रांस की क्रांति का जो नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। और आप जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो तीनों शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। यानी प्रस्तावना जो है इसके अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 5 प्रकार की इसमें क्या दी गई? स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। 2 प्रकार की इसमें क्या दी गई है? समानता दी गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। और 2 प्रकार की बंधुता की बात की गई है, गरिमापूर्ण, व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये 2 बंधुता, 2 प्रकार की समानता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंदर फ्रांस की क्रांति का नारा दिया गया है, क्योंकि ये ही तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति के नारे के अंदर आता है। उसका भी यही नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। दोस्तों, ये फ्रांस की क्रांति जो थी वो मई 1789 के अंदर शुरू हुई थी और लगभग ये 99 तक चली थी। 1799 तक चली थी। इसी फ्रांस की क्रांति के नारे को हमारी प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित किया गया। इसके अलावा ये जो फ्रांस है, इसी ये 3 बातें ली गई है, स्वतंत्रता की, समानता की और बंधुता की। इसके अलावा एक शब्द आता है
लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जो लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा है, ये भी भारत ने कहां से ली है? फ्रांस के संविधान से ही ग्रहण की है। ये लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द भी हमारी प्रस्तावना के अंदर है। दोस्तों में ये प्रस्तावना के अंदर जो जो मेन शब्द हैं, वैसे इस प्रस्तावना के प्रत्येक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एक शब्द पर क्वेश्चन बनता है। इसीलिए जो एक विद्वान थे सुभाष कश्यप जी, उन्होंने कहा भी था कि हमारी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसका एक एक शब्द चित्र है जो कहानी कहता है तपस्या, त्याग और बलिदान की। तो ये जब हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, तो ये जो लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द आता है, ये लोकतांत्रिक गणराज्य की जो अवधारणा है, ये भी हमने कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो फ्रांस की क्रांति का नारा था, ये भी हमने कहाँ से लिया? फ्रांस से ग्रहण किया। दोस्तों एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं कि हमारे संविधान, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा, दर्शन या कुंजी कहा जाता है, क्योंकि पूरे संविधान का सार रूप इस प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है। इसको पढ़ने से हमें पूरे संविधान का के बारे में ये पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान की ये जो प्रस्तावना है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उस उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित थी, इसलिए इसको उद्देशिका कहा गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रस्तावना का दार्शनिक जनक कहा गया था। अब बात करते हैं कि विश्व के अंदर पहला संविधान किस देश का है जो प्रस्तावना युक्त था? तो अमेरिका का संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसमें प्रस्तावना थी, और भारत ने भी अमेरिका के संविधान से ही ये प्रस्तावना ग्रहण की है। प्रस्तावना की जो अवधारणा ये ग्रहण की है, जो कि भारत ने ये प्रस्तावना की जो भाषा है, इस भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। नेक्स्ट बात की थी हमने कि पहला प्रस्तावना युक्त अधिनियम कौन सा था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो था, वो पहला अधिनियम था, एक्ट था जो प्रस्तावना युक्त थी, यानी उसमें प्रस्तावना जो है वो लिखी हुई थी। इसके बाद हमने बात की थी कि भारतीय संविधान की ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसके अंदर अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसमें एक बार ही अभी तक संशोधन हुआ है सन 1976 के अंदर, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी ये जो कि हमारी प्रस्तावना है, इसके अंदर फ्रांस की क्रांति का नारा उल्लेखित है या नहीं? फ्रांस की क्रांति का जो नारा है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है, और फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और हमारे प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 2 प्रकार की बंधुता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य की जो अवधारणा है, ये भी भारत ने कहां से ग्रहण की है? और फ्रांस से ग्रहण की है। अब बात करते हैं कि हमारे संविधान की ये जो प्रस्तावना है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड आते हैं। अगर हम उस टेक्निकल वर्ड्स को समझ लें तो ये प्रस्तावना याद रखनी बहुत आसान होती है। वो कौन कौन से टेक्निकल वर्ड्स है उसके चर्चा करते हैं। जब हम प्रस्तावना को बोलते हैं, पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, जब भी हम प्रस्तावना शुरू करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहला जो वाक्य आता है वो यही आता है कि हम भारत के लोग। दोस्तों इस वाक्य का क्या अर्थ होता है? यहाँ से पिछली फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था
कि हम भारत के लोग वाक्य का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसके 4 अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से अर्थ निकलते हैं? सबसे पहला कि भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता ने बनाया है, ब्रिटिश सरकार ने नहीं। कहने का मतलब हमारा जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत की ही जनता के द्वारा बनाया गया है, ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो पहला क्या आएगा कि भारत का संविधान भारत की जनता ने बनाया है। ब्रिटिश सरकार ने पहला इसका अर्थ क्या निकला कि भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता ने बनाया है, ब्रिटिश सरकार ने नहीं। दूसरा, भारत में जनता सर्वोच्च है, समस्त शक्तियां जनता में निहित है। पहला क्या था कि भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता ने बनाया है, अंग्रेजों ने नहीं बनाया। हम भारत के लोग, इस वाक्य का अर्थ पहला यही निकलता है। इसके बाद दूसरा, भारत में जनता क्या है? सर्वोच्च है, सबसे ऊपर कौन है? जनता है। और समस्त शक्तियां किसमें निहित है? जनता के उनके अंदर ही निहित है। आप ये देखते भी हैं कि जब चुनाव होते हैं, यानी जो सरकार है वो कौन बनाती है? जनता ही बनाती है। तो सारी शक्तियां किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। तीसरा, राजनीतिक संप्रभु जनता है। चौथा, जनवाणी देववाणी है, यानी जनता की आवाज भगवान की आवाज। तो इस प्रकार से ये जो हम भारत के लोग जो वाक्य है, ये हमारे प्रस्तावना का पहला वाक्य है और ये भारत ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। क्योंकि भारत ने पूरी प्रस्तावना की कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। तो ये वाक्य भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। हम भारत के लोग, इस वाक्य का अर्थ है कि भारत का संविधान भारत की जनता ने बनाया है, ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों ने नहीं बनाया है। दूसरा, भारत में जनता सर्वोच्च है और सारी की सारी शक्तियां किसमें निहित है? जनता में ही निहित होती है। तीसरा है राजनीतिक संप्रभु जनता है, यानी राजनीति के अंदर सबसे ऊपर कौन होती है? जनता ही होती है। सरकार भी जनता ही बनाती है और गिराती भी कौन है? जनता ही है। तो जनता क्या होती है? सर्वोच्च होती है, संप्रभु होती है, सबसे ऊपर होती है। जनवाणी देववाणी यानी जनता की आवाज किसकी आवाज है? देवता की आवाज है, ईश्वर की ही आवाज है। तो हम भारत के लोग जो वाक्य है, इसका यह अर्थ निकलता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हम भारत के लोग वाक्य का सही अर्थ है, और इसमें से 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक कोई फर्जी ऑप्शन डाल देगा जो गलत हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रस्तावना के अंदर हम भारत के लोग, यहां से प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
क्या नाम आया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे नाम आया है समाजवादी। नेक्स्ट धर्मनिरपेक्ष। या इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो शुरू कहां से करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, ये पहले प्रस्तावना की पहली लाइन है। तो ये जो टेक्निक वर्ड है ये है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर हम इनके का अर्थ समझ लें तो प्रस्तावना को याद रखना बहुत ही आसान होता है। हम इन्हीं शब्दों पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहला शब्द आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह क्या है? स्वतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? भारत आंतरिक व निर्णय लेने के लिए यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह क्या है? स्वतंत्र है। यानी भारत चाहे देश के अंदर का कोई मामला हो या अन्य देशों के साथ कोई मामला हो, उन पर निर्णय लेने के लिए भारत क्या है? पूरी तरह स्वतंत्र है। इसको किसी प्रकार से ये भारत क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। अब कैसे इसको इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए हमारे भारत के अंदर कौन से नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, कौन से हटाने हैं, क्या हमें अमेरिका या जापान थोड़ी बताता है कि आप ये कानून बनाइए। इसका डिसीजन कौन लेता है? भारत लेता है। क्यों? क्योंकि भारत क्या एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इसी प्रकार बाह्य मामलों के अंदर अगर बात करें तो जैसे अभी आपने सुना था पीछे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, तो पाकिस्तान ने आतंकवादी जैसी घटनाएं गतिविधियां की थी भारत के अंदर। तो भारत ने तुरंत निर्णय लिया था कि हमें क्या करना है, और उसने सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक का निर्णय लिया था। तो कोई भी देश से इसकी कोई अनुमति नहीं ली थी। ये निर्णय किसने लिया था? भारत ने खुद लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। दोस्तों 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था, गुलाम राष्ट्र था। यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। तब भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं कहलाता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारत क्या बन गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गया था। यानी भारत आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाला राष्ट्र बन गया था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह क्या है? स्वतंत्र है। किसी अन्य देशों से अनुमति लेने की इसको जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं समाजवादी। यानी समाजवाद क्या? देखो दोस्तों, एक समाजवादी अवधारणा इसके ठीक विपरीत होती है पूंजीवादी। कई राष्ट्रों में पूंजीवादी अवधारणा भी चालू है।
पूंजीवादी। जबकि भारत ने कौन सी अवधारणा अपनाई है? समाजवादी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अवधारणा है, पूंजीवादी अवधारणा और समाजवादी अवधारणा। भारत ने ये समाजवादी जो अवधारणा ये अपनाई, समाजवाद को अपनाया, पूंजीवाद को नहीं अपनाया। पूंजीवादी में क्या होता है कि इसमें सरकार जो है वो लोगों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर सरकारी संस्थाएं तो बहुत कम होती है और प्राइवेट जो संस्थाएं होती है वो अधिक होती हैं। प्राइवेट संस्थाएं अधिक होने से क्या होता है, जो समाज के वंचित लोग हैं, वो जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है और जो अमीर होता है वो और अधिक अमीर होता जाता है। यानी पूंजी रखने पर इसमें क्या नहीं है, पाबंदी नहीं होती है। जबकि समाजवादी व्यवस्था जो होती है ये भारत ने अपनाई है। यहाँ पर क्या होती है कि अधिकांश जो संस्थाएं होती है वो सरकारी संस्थाएं होती है, जैसे सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स। ऐसा इसलिए होता है, करता है भारत, ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे, पीछे न रहे, सबको समानता की दृष्टि से देखा जाए और सबको साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके। तो समाजवाद का मतलब ये हो गया कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं, चाहे वो भौतिक हो, अभौतिक हो, आर्थिक, जो भी उत्पादन के साधन है, उस पर अंतिम रूप से किसका नियंत्रण होता है? राज्य का नियंत्रण होता है। क्यों होता है? ताकि जो भी उत्पादन के साधन है, उत्पाद है, उसका वितरण जो है वो राज्य समाज के सभी लोगों को समान रूप से कर सके। इससे जो भेदभाव होता है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो नहीं रहे। और समाजवाद जो होता है इसमें राज्य क्या करता है, समाज के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को साथ लेकर के आगे बढ़ता है और समाज का कोई भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति होता है उसको भी ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो समाजवाद होता है इसके अंदर समानता, ये जो समानता है इस पर तो क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। जबकि जो निजीकरण है इसका क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। जबकि पूंजीवाद में क्या किया जाता है? ये जो निजीकरण है इस पर बल दिया जाता है और समाजवाद में समानता पर बल दिया जाता है। यानी पूंजीवाद के अंदर तो निजीकरण पर बल दिया जाता है। यहाँ पर अधिकांश संस्थाएं प्राइवेट होती है, गरीब होता है वो और गरीब होता चला जाता है, अमीर होता है वो और अधिक अमीर बनता चला जाता है। जब इस समाजवाद के अंदर क्या होता है, सबको समान रखने की कोशिश करता राज्य और जो भी उत्पादन के साधन है उनका वितरण भी समान रूप से करता है, ताकि लोगों के मध्य क्या ना हो, भेदभाव ना हो, गरीब और अमीर के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसलिए समाजवादी जो व्यवस्था है ये भारत ने अपनाई थी और समाजवाद के अंदर आपको पता है कि समानता पर बल दिया जाता है, जबकि निजीकरण का विरोध किया जाता है। पूंजीवाद में निजीकरण का पर बल दिया जाता है, समानता का विरोध किया जाता है। इसके अलावा समाजवाद में क्या होता है कि समाज का यानी कमजोर से कमजोर व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। तो ये समाजवाद का आपने अर्थ समझ में आ गया होगा कि समाजवाद किसे कहते हैं। यानी सभी प्रकार के आर्थिक और भौतिक या अभौतिक साधन जिन पर अंतिम रूप से राज्य का नियंत्रण होता है, ताकि समाज के लोगों में इसका वितरण समान रूप से किया जा सके और कमजोर से कमजोर व्यक्ति को ऊपर उठाया जा सके। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत आंतरिक व बाह्य मामलों के अंदर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह क्या है, स्वतंत्र है। तो इन दो शब्दों का अर्थ जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं धर्म निरपेक्षता की, कि ये धर्म निरपेक्षता या इसको पंथ निरपेक्षता ही कहते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्म जो होता है इसी का छोटा रूप इकाई जो है वो पंथ होती है, इसलिए इसको पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। धर्म निरपेक्ष, हमारा राष्ट्र क्या है, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। क्यों? ये शब्द जोड़ा था सन 1976 के अंदर, इससे पहले ये शब्द नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसका अर्थ ये होता है कि राज्य का कोई अपना कोई सार्वजनिक धर्म नहीं होता है, जबकि राज्य सभी धर्मों के साथ समान रूप से क्या करेगा, व्यवहार करेगा और सभी धर्मों को समान रूप से आदर
देगा। धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य का अपना कोई क्या नहीं है, धर्म नहीं है, सार्वजनिक कोई भी धर्म नहीं है। आपने सुना होगा कि ये जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये क्या है, इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट है, ये बात यानी मुस्लिम कंट्री है, ये बात उनके प्रस्ताव संविधान के अंदर लिखी हुई है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया है। संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हालांकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है, हिंदू धर्म की है, लेकिन फिर भी भारत ने किसको अपनाया है, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। क्यों? ताकि सभी धर्मों का विकास हो सके, सभी धर्मों के साथ अच्छी तरह व्यवहार हो सके। तो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या हो गया कि राज्य का अपना कोई सार्वजनिक धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, सबके साथ आदर भाव प्रस्तुत करेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। दोस्तों इसमें पहला जो ऑप्शन बनेगा, यानी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन है सर्व धर्म समभाव। बी ऑप्शन है राज्य का कोई धर्म नहीं। तीसरा है राज्य की धर्म से निश्चित दूरी। डी ऑप्शन जो है वो है राज्य का धर्म से लेना देना है। और ई ऑप्शन आता है राज्य के नियंत्रण में या राज्य का धर्म पर नियंत्रण। यहां से ये क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। ये हमारा क्वेश्चन है। धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष से संबंधित ये क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। पहला ऑप्शन है सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्म सम्मान। दूसरा ऑप्शन है राज्य का कोई धर्म नहीं, बिल्कुल सही, राज्य का अपना कोई सार्वजनिक धर्म नहीं है। तीसरा ऑप्शन है राज्य की धर्म से निश्चित दूरी, बिल्कुल निश्चित दूरी रखता है राज्य। एक सीमा के बाद धर्म के नाम पर अगर कोई गलत काम होता है तो एक सीमा के बाद राज्य उसको नियंत्रण भी कर लेता है। राज्य का धर्म से लेना देना है, बिल्कुल है, क्योंकि एक सीमा के बाद राज्य इसको क्या करता है, सीमित करता है। तो राज्य के नियंत्रण में धर्म, तो इसमें सही जो ऑप्शन को है वो कौन सा होगा। ये क्वेश्चन क्या है, असंगत, गलत कौन सा है इससे संबंधित, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित, तो गलत होगा ऑप्शन ई, राज्य के नियंत्रण में धर्म, यानी राज्य के कंट्रोल में कोई धर्म नहीं होता है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। और आपने आर्टिकल 25 से 28 के मूल अधिकारों के अंदर पढ़ा भी था कि हमें धार्मिक स्वतंत्रताएं मिली है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर कोई गलत काम हो तो सीमित कर सकता है, अदरवाइज राज्य का धर्म पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों हमने 3 शब्दों के बारे में पढ़ लिए। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य।
ये लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है? मैंने पहले भी बताया था कि लोकतांत्रिक गणराज्य की जो अवधारणा है ये भारत ने कहां से ली है? फ्रांस के संविधान से ग्रहण की। कहां से ग्रहण किया? फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है? यानी ऐसा राष्ट्र जिसका राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, वो राष्ट्र कौन सा कहलाता है? लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाता है। यानी जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा निर्वाचित हो? जनता के द्वारा निर्वाचित हो, वो राष्ट्र कौन सा कहलाता है? लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाता है। यानी 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान क्या होता था? लागू हो जाता है। और इसी दिन से भारत क्या बन जाता है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है या राज्याध्यक्ष है यानी राष्ट्रपति है, वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा क्या होता है? निर्वाचित होता है। कुछ देशों के अंदर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, वो राष्ट्र कौन सा होता है? लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। इसी दिन से भारत क्या बन गया था? एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। ये होता है लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में। दोस्तों ये 4 शब्द मैंने बताया था। प्रस्तावना का जब पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसका पहला ही लाइन है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। यहाँ तक पहला पैराग्राफ हो गया। इसमें ये 4 टेक्निक वर्ड आए थे जिन पर हमने चर्चा की थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसे कहते हैं? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है जो आंतरिक व बाह्य मामलों के अंदर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह क्या है? स्वतंत्र है। भारत ने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया है क्योंकि इसमें जो भी उत्पादन के साधन है उस पर अंतिम रूप से निर्णय राज्य का होता है और राज्य इस पर नियंत्रण इसलिए रखता है ताकि जितने भी उत्पादन के साधन है उनका वितरण समान रूप से कर सके और कमजोर से कमजोर व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास कर सके। धर्मनिरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है और राज्य सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या हो गया कि ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, वो राष्ट्र क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया गणराज्य, यानी ये जो गणराज्य होता है ना, इसका प्रतीक राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। गणराज्य जो शब्द है, इस गणराज्य शब्द का प्रतीक, गणराज्य का प्रतीक क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो गणराज्य का क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। और भारत गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी दिन, इसलिए इस दिन क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और आपने सुना होगा कि गणतंत्र दिवस को इंडिया गेट पर जो ध्वजारोहण है वो राष्ट्रपति करता है।
जबकि 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति ध्वजारोहण करता है। क्यों करता है? क्योंकि राष्ट्रपति किसका प्रतीक है? गणराज्य का प्रतीक है। ठीक है।